इस वीडियो में हम विटामिन सी को यानी एस्कॉर्बिक एसिड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। विटामिन सी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के बाद वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ये नॉन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है और ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसका सेकंड नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। अब सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये है इसकी प्रॉपर्टीज। ये विटामिन सी की प्रॉपर्टीज हैं। विटामिन सी अब नाम से शो हो रहा है कि एसिड है एक, तो ये एक वाटर सोल्यूबल है, व्हाइट क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस सब्सटेंस है और इसका टेस्ट सोर है, सोर टेस्ट, और ये एसिड से शो हो रहा है कि ये एक सोर टेस्ट होगा इसका। इट इज डिस्ट्रॉयड बाय हीट, ऑक्सीडेशन और एक्सपोजर टू एयर इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड कॉपर आयंस। आयरन और कॉपर आयंस की प्रेजेंस में जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है एयर में तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय हीट और ऑक्सीडेशन। अब थर्ड पॉइंट है अल्कलीज डिस्ट्रॉय इट, एब्जॉर्प्शन इज रिड्यूस्ड इन एक्लोहाइड्रिया। अल्कलीज भी इसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अब इसकी जो एब्जॉर्प्शन है, ये पॉइंट है अहम एब्जॉर्प्शन का। इसकी एब्जॉर्प्शन होती है क्योंकि ये एसिड है तो इसकी एब्जॉर्प्शन भी एसिडिक एनवायरनमेंट में होगी, यानी एसिडिक एनवायरनमेंट में इसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। तो जब स्टमक में एक्लोहाइड्रिया हो जाएगा यानी लैक ऑफ HCl जब प्रेजेंट ना होगा तो इसकी एब्जॉर्प्शन ना होगी, तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो एसिडिक एनवायरनमेंट से, बिकॉज़ ये एक एसिड है। अब इसके सोर्सेज देखते हैं। इसके सोर्सेज हैं फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, लेमन, किस जैसे फ्रूट्स, एंड पोटैटोज, पार्टिकुलरली स्किन, यानी कि पोटैटोज का जो छिलका होता है वो रिच सोर्स है विटामिन सी का। टोमेटोज, ग्रीन वेजिटेबल्स। ह्यूमन मिल्क आल्सो कंटेन्स विटामिन सी। जो ह्यूमन मिल्क है वो भी, उसमें भी विटामिन सी होता है, बट इट इज नॉट अ गुड सोर्स। जो गुड सोर्स है वो ये हैं फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, लेमन, पोटैटोज, पार्टिकुलर स्किन, पोटैटोज का छिलका, टोमेटोज, ग्रीन वेजिटेबल्स। अब इसके फंक्शन देखते हैं। विटामिन सी के बहुत से फंक्शन हैं। विटामिन सी एक्ट एज अ को एंजाइम। जिस तरह बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के जो डेरिवेटिव थे वो एक्ट करते थे एज अ कोएंजाइम, इसी तरह विटामिन सी भी यहां पर एक एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम। अब विटामिन सी यहां पर एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम इन हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होता है जो प्रोलीन और लाइसिन की हाइड्रोक्सिलेशन होती है कोलेजन की सिंथेसिस के लिए। कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है इन एनिमल, तो इसकी जो सिंथेसिस, कोलेजन की सिंथेसिस के लिए प्रोटीन और लाइसिन की जो हाइड्रोक्सिलेशन होती है उसमें एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम। ये हो गया इसका फर्स्ट रोल, फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन है ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट है इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस जो मेन सब्सटेंस है कोलेजन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड मैट्रिसेस ऑफ बोन, यानी कार्टिलेज और डेंटिन की फॉर्मेशन के लिए। इसके साथ साथ नॉन एपिथेलियल सीमेंट सब्सटेंस, वास्कुलर एंडोथेलियम। वास्कुलर एंडोथेलियम में जो सेल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए एक ग्राउंड सब्सटेंस प्रोवाइड करता है, उसमें ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट है। थर्ड इसका फंक्शन है इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन सी होती है, बहुत ज्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन होती है कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू में विटामिन सी की हाईएस्ट कंसंट्रेशन होती है। अब ये एक्ट करता है एज अ एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट यानी एंटी एजिंग, जो ये एंटी एजिंग के तौर पर एक्ट करता है एज अ एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन सी का मेटाबॉलिक रोल, विटामिन सी का मेटाबॉलिक रोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत से रिएक्शन में एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम। अब ये देखते हैं कि कौन से वो रिएक्शंस हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं, फर्स्ट इसका मेटाबॉलिक रोल देखते हैं कि क्या है। अब ये विटामिन सी प्रेजेंट होता है इन एड्रिनल कॉर्टेक्स और कार्पस ल्यूटियम में। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो एड्रिनल ग्लैंड है, ग्लैंडुलर टिश्यू में प्रेजेंट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, और कार्पस ल्यूटियम ये भी एक ग्लैंड लाइक एक्ट करता है। और यहाँ पर ये विटामिन सी अपना रोल प्ले करता है इन रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स जो एड्रिनल कॉर्टेक्स में होते हैं, कार्टिकोस्टेरोन, इसी तरह के हार्मोन, और जो कार्पस ल्यूटियम में एक हार्मोन जो सिंथेसाइज होता है वो है प्रोजेस्टेरोन। उस इन हार्मोन की सिंथेसिस के लिए ये एक्ट करता है, सिंथेसाइज करता है, ये रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व है। सेकेंड रिएक्शन है इसका, ये कन्वर्ट करता है फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन, फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन इनटू फेरस फॉर्म। अब जो ह्यूमन बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन होती है वो एब्जॉर्प्शन होती है Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में। Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में एब्जॉर्प्शन होती है, तो ये Fe3 पॉजिटिव को कन्वर्ट करता है Fe2 पॉजिटिव में, यानी फेरस फॉर्म में। तो फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, फिर वो यूटिलाइज होता है इन द इंटेस्टाइन, इसकी एब्जॉर्प्शन होती है Fe2 पॉजिटिव की, और फिर वो यूटिलाइज होता है।
इसका थर्ड मेटाबॉलिक रोल है, इट टेक्स पार्ट इन रिडॉक्सिलेशन इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कपल्ड विद ग्लूटाथियोन, साइटोक्रोम्स, एनएडी, एनएडीपी, एफएडी, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड और निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट और फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इनके साथ ये रिएक्शन करता है और इनमें प्रेजेंट है, इनके साथ रिडॉक्सिलेशन होते हैं इसमें। तो ये इस रिएक्शन से इसकी सिग्निफिकेंस है कि इसको हम मेट हेमोग्लोबिनीमिया को ट्रीट करने के लिए विटामिन सी देते हैं। इन रिएक्शन में इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इसको हम इसकी जो अप्लाइड है वो है कि मेट हेमोग्लोबिनीमिया को ट्रीट करने के लिए हम विटामिन सी देते हैं। जैसा कि हमने पहले विटामिन B12 में भी पढ़ा था कि B12 और विटामिन सी ये फोलिक एसिड को कन्वर्ट करते हैं, जब रिएक्शन होता है फोलिक एसिड को कन्वर्ट करते हैं THF में, टेट्राहाइड्रोफोलेट में। जो टेट्राहाइड्रोफोलेट इंपॉर्टेंट है यूटिलाइजेशन ऑफ फोलिक एसिड इन मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज। अब मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि फोलिक एसिड कन्वर्ट हो जाए टेट्राहाइड्रोफोलेट में। अब ये टेट्राहाइड्रोफोलेट इंपॉर्टेंट है इन द मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो यहाँ पर ये रिएक्शन इंपेयर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर आरबीसी की मैच्योरेशन नहीं होगी। तो जो कंडीशन हमने पढ़ी थी वो ये थी कि यहाँ पर ये कॉज करेगा मैक्रोसाइटिक एनीमिया यानी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो इसकी डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। इसके साथ जो फिफ्थ रिएक्शन है यहाँ पर यह है कि प्रोलीन की हाइड्रॉक्सिलेशन होगी। ये प्रोलीन को हाइड्रॉक्सिलेट करेगा, बन जाएगा हाइड्रॉक्सीप्रोलीन। अब ये हाइड्रॉक्सीप्रोलीन अबंडेंट है इन कोलेजन और ये मेन प्रोटीन है इन द कनेक्टिव टिश्यू। ये थे इसके मेटाबॉलिक रोल विटामिन सी के। अब विटामिन सी के हमने एब्जॉर्प्शन पहले ही पढ़ लिया है, जैसा कि विटामिन सी एक एस्कॉर्बिक एसिड से रिप्रेजेंट करता है, तो इसके एसिडिक इन्वायरमेंट में इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा होगी। अब इसकी एक्सक्रीशन देखते हैं वो किस तरह होगी। विटामिन सी इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, मेनली इन यूरिन एज सच, इसी फॉर्म में ही यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। एंड एज इट्स डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव है, एक है डिहाइड्रोएस्कॉर्बिक एसिड और डाइक्यूटोग्लूनोक एसिड। ये दो एसिड है, इन ये डेरिवेटिव है, इन फॉर्म में भी ये एक्सक्रीट होता है इन द यूरिन। और इसके साथ साथ विटामिन सी स्वेट में भी एक्सक्रीट होता है। ये थी इसकी एक्सक्रीशन। अब इसका रोल देखते हैं विटामिन सी का इन दी प्रिवेंशन ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज। यानी पहला रोल है इसका एंटी एजिंग, ये करता है एंटी एजिंग में एक्ट करता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट यानी जो फ्री रेडिकल हैं उनको ये उनको की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। अब एंटीऑक्सीडेंट कौन से हैं जो एंटी एजिंग में काम करते हैं? ये हैं विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन्स। अब सेकंड रोल है इट प्रिवेंट द कोरोनरी हार्ट डिजीज एंड सर्टेन कैंसर। ये कोरोनरी हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करता है और सर्टेन कैंसर को भी प्रिवेंट करता है। अब थर्ड रोल है कॉमन केमिकल प्रॉपर्टी। अब विटामिन सी की कॉमन केमिकल प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसकी एबिलिटी है कि ये इनएक्टिवेट करता है टॉक्सिक O2 डिराइव्ड ऑक्सीजन O2 डिराइव्ड फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल कौन से हैं? O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, ये हैं H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। इन फ्री रेडिकल को ये इनएक्टिवेट करता है। ये टॉक्सिक फ्री रेडिकल है और ये इन दी बॉडी वेरी डैमेजिंग है। इन फ्री रेडिकल को ये इनएक्टिवेट करता है। अब इस लेक्चर का जो मेन पार्ट है वो है विटामिन सी की डेफिशिएंसी यानी कि इसका क्लिनिकल। अब यहाँ पर विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी कंडीशन, कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो कंडीशन है वो है स्कर्वी। स्कर्वी डिजीज होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। और एक और डिजीज है उसको कहते हैं ओस्टियोमेलेशिया। ओस्टियोमेलेशिया होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी, इसकी भी फॉर्म है। अब यहाँ पर ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ओस्टियोमेलेशिया होती है और जो स्कर्वी है ये होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। अब हम देखते हैं कि इसमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज किस तरह होती है, क्या मैकेनिज्म है, क्या कॉजेज हैं इसके। अब जो ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स हैं तो ये रेयरली सफर होते हैं क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें विटामिन सी प्रेजेंट है। अब इन्फेंट्स नर्स्ड ऑन काउज मिल्क फ्रॉम बिगिनिंग, जो इन्फेंट्स हैं अगर वो नर्स्ड किए जाए, इनको जब मिल्क प्रोवाइड किया जाए काउज मिल्क, तो उसमें जो विटामिन सी है वो अब्सेंट है। तो यहाँ पर एक कंडीशन बनती है, इसको कहते हैं मोलर बार्लो डिजीज। ये एक डिजीज है जो इन्फेंट्स में होती है जब उनको फ्रॉम द बिगिनिंग काउज मिल्क पर नॉरिश किया जाए, तो इसको कहते हैं मोलर बार्लो डिजीज। इसमें सेवियर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसमें एक डिसऑर्डर है ग्रोथ डिसऑर्डर्स ऑफ बोन्स। इसमें बोन्स का ग्रोथ डिसऑर्डर है, बोन्स नॉर्मली डेवलप नहीं करती फिर ये है स्कर्वी। अब इसके देते हैं कि कॉजेज क्या है इसके। स्कर्वी के कॉजेज हैं कि जब रिड्यूस्ड रिडक्शन हो जाए फोलेट की, यानी कि फोलेट की रिडक्शन ना हो टीएचएफ में,
टीएचएफ में जब टीएचएफ ना बनेगा टेट्राहाइड्रोफोलेट, तो इनएबिलिटी ऑफ आरबीसी टू मैच्योर, तो जो आरबीसी हैं वो मैच्योर नहीं होंगे, तो इससे आरबीसी मैच्योर नहीं होंगे तो यहाँ पर एनीमिया हो जाएगा, मैक्रोसिटिक टाइप एनीमिया। अब यहाँ पर डिक्रीज्ड हाइड्रोक्सिलेशन होगी कोलेजन की। जब कोलेजन की हाइड्रोक्सिलेशन डिक्रीज होगी, जैसे परोलिन और लाइसिन के रिएक्शन में हाइड्रोक्सिलेशन ना होगी, तो फिर डिफेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू बनेगा। जब कनेक्टिव टिश्यू डिफेक्टिव बनेगा तो फिर बोन्स नॉर्मल डेवलप नहीं होगी और वो डिफेक्टिव भी होगी और बेंडिंग भी होगी। स्कर्वी के साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? ब्लड वेसल्स विल बी फ्रेजाइल एंड स्पॉन्टेनियसली ब्लीड। जो ब्लड वेसल है उनकी ब्लड वेसल की वॉल जो है वो थिन हो जाएंगी और वीक हो जाएंगी। जब ये थिन और वीक हो जाएंगी तो यहाँ पर इनकी किसी भी टाइम हेमरेज हो जाएगा, तो यहाँ पर स्पॉन्टेनियसली ब्लीड कर सकती हैं। एनीमिया होगा, एनीमिया मैक्रोसिटिक टाइप है, क्योंकि यहाँ पर जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है, टेट्राहाइड्रोफोलेट सही उसकी सिंथेसिस नहीं होगी, तो यहाँ पर मेच्योर आरबीसीज मेच्योर नहीं होंगे। तो इस फॉर्म का जो एनीमिया है वो है मैक्रोसिटिक टाइप यानी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। वीकनेस होगी और ड्यू टू लो ऑक्सीजन प्रोविजन और साथ में इमेसिएशन भी होगी। ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी विल बी अरेस्टेड। ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी है फॉर्मेशन ऑफ ओस्टियोसाइट्स, बोन सेल फॉर्मेशन। बोन सेल फॉर्मेशन नहीं होगी तो फिर यहाँ पर बोन डिफॉर्म्ड हो जाएगी। तो ये है ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। अब यह है हेमरेजेस अकर बीनीथ द पेरियोस्टियम ऑफ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स की जो पेरियोस्टियम है लेयर, पेरियोस्टियल लेयर है, यहाँ इसके बीनीथ हेमरेजेस होंगे और ये एक पेनफुल कंडीशन है। और पेशेंट ट्राइज टू रिमेन मोशनलेस। पेशेंट मोशनलेस रहता है, ट्राई करता है कि मोशनलेस रहे, क्योंकि उससे बहुत पेन होता है। ये एक पेनफुल कंडीशन है। अक्यूट टेंडरनेस होगी जब भी लॉन्ग बोन्स के इन जो हेमरेजेस वाले रीजन हैं बोन्स के, उनको टच किया जाए तो यहाँ पर पेन होगा। ये है एक्यूट टेंडरनेस। लेग्स हेल्ड इन फ्रॉग पोजीशन, यानी फ्रॉग पोजीशन में थाइज अबडक्टेड एंड सेमीफ्लेक्स्ड। थाइज अबडक्टेड और सेमीफ्लेक्स्ड होंगी, ये है फ्रॉग पोजीशन। आर्थ्राल्जिया यानी जॉइंट्स पेनफुल होंगे। टूथ फॉर्मेशन इंपेयर्ड हो जाएगी अब ड्यू टू नॉन फॉर्मेशन ऑफ डेंटिन बाय ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट जो डेंटिन के जो सेल बनाते हैं, तो यहाँ पर ये भी इंपेयर हो जाएगी ड्यू टू नॉन फॉर्मेशन ऑफ डेंटिन बाय ओडोंटोब्लास्ट। Gums will bleed, become spongy, swollen and ulcerated, and this will lead to gangrene or loss of teeth. यहाँ पर गैंग्रीन हो जाएगा या लॉस ऑफ टीथ हो जाएगा। गम्स ब्लीड मेन साइन है जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी का मेन साइन यही है, गम्स ब्लीडिंग। टिश्यू रिपेयर अरेस्टेड। टिश्यू रिपेयर, अगर किसी भी जगह पर कोई ब्लीडिंग हो जाए या वुंड हो जाए तो उसकी जो रिपेयर है वो अरेस्टेड हो जाएगी, बिकॉज इट कॉजेज डिलेड हीलिंग ऑफ वुंड्स एंड फ्रैक्चर। हीलिंग ऑफ वुंड्स एंड फ्रैक्चर के डिले होने से यहाँ पर टिश्यू रिपेयर अरेस्टेड हो जाएगी। ये था विटामिन सी, इसकी सोर्सेज, फंक्शंस, मेटाबॉलिक रोल, डेफिशिएंसी और इसकी जो मेन डिजीज थी वो थी स्कर्वी, हमने डिस्कस की है।